आप सुन रहे हैं सुमति सक्सेना लाल जी का लिखा हुआ उपन्यास होने से ना होने तक धारावाहिक रूप से। आज सुनिए उपन्यास की शेष बची कहानी अंतिम भाग 13 में। मैं खाने की मेज़ से उठने ही वाली थी कि दोपहर की डाक से आया एक लिफाफा सतवंती ने मुझे पकड़ा दिया था। यश की चिट्ठी। लगा था जैसे आज का दिन सार्थक हो गया हो, आगे आने वाले और बहुत से दिन भी। यश के अलावा मेरा इस दुनिया में और है ही कौन। इस रिश्ते को कोई नाम देने की बात मैंने कभी सोची ही नहीं, या शायद साहस ही नहीं हुआ था। वैसा सोचती तो आंटी ने उस सोच को कोई मान दिया होता क्या। और यश ने आज इस उम्र में पहुंचकर अपने ऊपर बहुत झुंझलाहट होती है। यश के ऊपर भी क्या रिश्ता है, कोई भी तो नहीं। क्या कहें, मन का रिश्ता, वो भी तो बड़ी अजीब सी बचकानी सी बात लगती है। जैसे हवा में लटकता हुआ कोई शून्य है जिसे किसी ठोस सच की तरह पकड़े बैठी हूँ कब से, अभी तक, इस उम्र तक। अब इस उम्र में उस रिश्ते, उस एहसास से उबरने का भी क्या मतलब। वैसे भी एहसास कोई बिजली का बटन तो नहीं है ना, जो जब चाहा स्विच ऑफ कर दिया। पर कभी कभी लगता है क्यों, पर हर क्यों का जवाब थोड़ी होता है इंसान के पास। या कि हम जवाब चाहते नहीं, या कि उसके सच का सामना नहीं कर सकते। यश और मेरे रिश्ते में मेरी मुट्ठी तो सदैव खाली ही थी। बस मैं ही किसी जिद की तरह से बंद किए बैठी रही हूँ अभी तक। अक्सर मन में आता है कि अगर मैं गौरी से ज़्यादा सुंदर होती, उससे ज़्यादा अभिजात्य, और अगर आंटी ने यश के लिए मुझे चाहा होता, तो क्या तब भी मेरे और यश के रिश्ते का रंग यही होता। क्या तब भी यश ने जो है मेरे साथ वैसा ही रिश्ता चाहा होता। पर क्या करूँगी इतना सोचकर। वैसे भी मन में कोई कम पीड़ा है जो उसमें एक हार और अपमान के एहसास को और जोड़ लूँ। भला क्या मिलेगा उससे। पर क्या करूँ, मन ही तो है, न जाने कहाँ कहाँ उलझ जाता है। जिससे कुछ हासिल नहीं वहाँ भी फिर अपने आप को न जाने कितना आहत, कितना अकेला और अपमानित महसूस करती रहती हूँ। जैसे यश को याद करना भी अपने आप में आत्मसम्मान की कमी जैसा छोटापन लगने लगता है। पर ज़िंदगी को इस तरह रैशनलाइज कर पाना संभव है क्या। मैं यश से कहाँ उबर पाती हूँ। कितने बरस बीत गए यश को गए हुए, जैसे न जाने कब की बात है, किसी पिछले जन्म की जैसी। कभी लगने लगता है कि सब कुछ अभी अभी बीत रहा है, तब जैसे जिया गया पूरा अतीत मेरे वर्तमान के साथ साथ चलने लगता है। तब और भी ज़्यादा अकेली होने लगती हूँ मैं। लिफाफा अभी भी मेरे हाथ में है, मैंने उसे अभी भी खोला ही नहीं है। सतवंती एक जगह खड़ी मेरी ही तरफ देख रही है, घूर कर, मेरे चेहरे पर आते जाते भाव। क्या देख रही है, मैंने पूछा था। कुछ नहीं, और सतवंती सामने से हट गई थी। मैंने अचकचा कर लिफाफा खोल लिया था। नए साल का कार्ड। हमेशा की तरह उसके बाएं तरफ आगे पीछे छोटी छोटी लिखावट में यश की चिट्ठी। लिखा है, तुम्हारी नई किताब देखी और पढ़ी, तबीयत खुश हो गई, बहुत अच्छा लिखती हो, लिखो, ऐसे ही अच्छा अच्छा लिखती रहो, बहुत बहुत ख्याति पाओ। यश सहगल की दुआएं तुम्हारे साथ हैं। अचानक बहुत साल पहले कही गई यश की बात याद आती है। हिंदी साहित्य में तुम्हारा नाम हुआ तो मेरा भी होगा। मन में न जाने क्या क्या घुमड़ने लगता है, एक झुंझलाहट भी। यश हमेशा ही ऐसा ही छोटा सा पत्र लिखते हैं, अक्सर इसी तरह से कार्ड के आगे पीछे लिखा हुआ। अब बहुत दिन के अंतर पर आते हैं ये पत्र। यश के हाथ की कुछ पंक्तियां ही मुझको कई कई दिन के लिए अकेलेपन की एक गंध में सराबोर कर देती हैं, एक अजब सी बेचैनी से भी भर देती हैं। मन के आस पास यश का एहसास और उसके दूर चले जाने की पीड़ा भी। यश का पत्र लिखने का वही पुराना अंदाज, जैसे सामने बैठकर बात कर रहे हों। चलो, यश ने मेरी किताब पढ़ ली। अपने ऊपर शर्म सी आती है। कितने दिन से सोच रही थी कि उसे किताब भेज दूं, पर मन पर अजब सा आलस से चढ़ा रहा। अपने ऊपर आश्चर्य होता रहा कि ऐसा मैं कैसे कर सकती हूँ कि यश को किताब भेजना ही याद न रहे। मुझको उस रात पूरे समय ठीक से नींद नहीं आई थी। पूरे रात ऐसे ही सोते जगते कट गई थी। यश का खत जब भी आता है तब हमेशा ही मेरे साथ ऐसा ही होता है।
रात को बुआ के घर चली गई थी, वहाँ से देर से ही लौटी थी। सुबह गाड़ी नींद से सो रही थी कि फ़ोन की घंटी बजने लगी थी। सतवंती के गांव से फ़ोन आया था। कल रात भी आया था ये फ़ोन। मैंने बता दिया था कि कल 10 बजे तक आएगी, तब भी सुबह ही दोबारा फ़ोन कर दिया। ये आदिवासी लोग, ना इनकी बात अपने को समझ में आती है और ना पूरी तरह से इधर की बात ये लोग समझ पाते हैं। घड़ी की तरफ देखा तो 6:45 बज रहे हैं। बहुत झुंझलाहट हुई थी। फिर सोने की बहुत कोशिश की थी पर नींद ही नहीं आई थी। इतवार का सवेरा खराब कर दिया इन लोगों ने। ना सो पा रही हूँ, ना ठीक से आँख ही खुल रही है। ऐसे ही सोते जगते करीब 2 घंटे बीत गए थे। तभी दरवाजे के लैच में चाबी घूमने की आवाज़ आई थी। चलो सतवंती तो आ गई, मैंने उससे आवाज़ लगाई थी। सतवंती ने मुस्कुराते सकुचाते हुए कमरे में झांका था। आप उठ गई दीदी? उसने आश्चर्य से मेरी तरफ देखा था। हाँ भाई, तुम्हारे फ़ोन ने सोने कहाँ दिया? सतवंती कुछ समझी नहीं थी। मैंने सोचा था कि फ़ोन की बात उसे बाद में बताऊंगी। सतवंती, एक प्याला चाय पिला दे पहले। मैंने रात में छोला भिगो दिया था। 12 बजे तक पूड़ी के साथ खिला देना। ब्रंच एक साथ, खाना भी नाश्ता भी, ठीक? सतवंती खुश लग रही थी। वो हंसी थी। ठीक। मैं चाय का इंतज़ार करती रही थी। सतवंती ने बगल के साइड बोर्ड पर चाय की ट्रे रख दी थी और वहाँ रखी यश की चिट्ठी उसने उठा ली थी। मैंने उसे लेने के लिए हाथ बढ़ा दिया था। उसने मुस्कुरा कर लिफाफा मुझे पकड़ा दिया था। दिवाली के पहले जो अंकल आपसे मिलने आए थे उनकी चिट्ठी है? हाँ, क्यों? मुझे आश्चर्य हुआ था। तुझे कैसे पता? वो अजब तरह से लहरा कर मुस्कुराई थी। मुझे लगा। तुझे लगा मतलब? कुछ नहीं। और वो सकपका कर चली गई थी। थोड़ी देर में वो फिर कमरे में आई थी। मैंने खाली प्याला ट्रे में रख दिया था और मुझे अचानक याद आया था, सतवंती, तेरे घर से फ़ोन आया था। वो बाहर जाते जाते रुक गई थी। जी कब? कब क्या, कल से 3 बार आ चुका है। आज सुबह सुबह जगा दिया। इतवार की नींद खराब हो गई। वो खिसियाई हुई सी खड़ी रही थी। मुझे लगा बेवजह ऐसा कहा मैंने उससे, इसलिए बहलाती हुई सी आवाज़ में मैंने उससे पूछा था, क्या बात है? तेरे घर से आजकल बहुत फ़ोन आने लगे हैं, कोई ख़ास बात? जी। जी मतलब है कोई बात? जी, मेरी माँ मुझे मई में बुला रही है। क्यों, किस लिए बुला रही है, कोई ख़ास बात? जी। वो सहज भाव से मुस्कुरा दी थी। शादी के लिए बुला रही है। शादी? किसकी? तेरी शादी? जी। जिस सहज स्वाभाविक ढंग से उसने पूरी बात की है वो मुझे अजीब लगता है। बहादुर से उसका रिश्ता मैं जानती हूँ, उस बारे में वो कुछ छिपाती भी नहीं है। फिर तू जा रही है मई में? जी नहीं, मई में गांव में बहुत गर्मी होती है, वहाँ पंखा नहीं, बिजली नहीं, दिमाग घूम जाता है। उसने अपने सिर पर हाथ रखा था। मैंने बोल दिया था माँ को दशहरे पर आऊँगी। मतलब दशहरे के महीने में शादी करेगी? जी। फिर क्या गर्मी में इधर आ जाएगी? नहीं। वो हंसी थी। सो कैसे आऊँगी? पर तब तक उधर रहने की आदत फिर से हो जाएगी धीरे धीरे। अब इतने साल बाद उधर जाकर रहेगी तो अजीब नहीं लगेगा? लगेगा, पर क्या करूँगी, जाना तो पड़ेगा ही। अरे तो इधर के किसी लड़के से शादी कर ले। वो वैसे ही मुस्कुराती रही थी। शादी तो अपने गांव जाकर ही करनी पड़ती है ना, अपनी ही तरफ के लड़के से। उसके चेहरे पर कोई पीड़ा, कोई दुविधा नहीं। मुझको अजीब लगा था इसके लिए हर रिश्ता कितना निश्चित, कितना व्याख्यायित है। जो है सो है। मेरे मन में बहुत से सवाल, बहुत सी बातें आती रही थीं, पर मैं चुप रही थी। सोचा कि रिश्तों की जो उलझनें उसकी सोच के बाहर हैं, मैं उन्हें उसे क्यों सुझाऊं। मैंने बहुत चाहा था कि मैं उससे कुछ न कहूं, पर अचानक मुंह से निकला था, यहाँ के लोगों की याद नहीं आएगी सतवंती? लगा था उसके चेहरे पर बादल घेराए हो जैसे, पर बस क्षण भर के लिए। उसने बड़े भोलेपन से अपने कंधे उचकाए थे। आएगी। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा दी थी। पर क्या कर सकती हूँ, ठीक है, रहना तो उधर ही है ना। वो मुस्कुराई थी। कॉलेज के एनुअल फंक्शन की तैयारी चल रही है। अब तो किसी काम को करने में उत्साह ही नहीं लगता, जैसे हम सब नौकरी का बोझा कंधे पर ढोते हुए मधुआ मजदूर हैं। पर जो काम पहले से करते आ रहे थे वे तो करना ही है। फ़र्क केवल इतना है कि दीपा दी के ज़माने में खुश होकर करते थे, अब ऊब कर करते हैं।
पर उतना बारीक सा फ़र्क समझ पाने लायक बुद्धि इन सत्ताधारियों के पास नहीं है। फिर उससे उन्हें कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। अभी अभी मैंने छात्राओं की पूरे वर्ष की भागीदारी की लंबी सी लिस्ट तैयार की है। इधर के सालों में स्टूडेंट्स की संख्या भी तो कितनी बढ़ गई है। अपनी वार्षिक रिपोर्ट में दमयंती अरोड़ा बड़े गर्व से पढ़कर सुनाएंगी। सब कुछ नंबरों में ही तो सिमट कर रह गया है। संस्था क्या है, ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस करने की फैक्ट्री है। फिर चाहे कूड़ा ही क्यों ना प्रोड्यूस करो, कौन देखता है, परवाही किसे है। बस दमयंती अरोड़ा की नौकरी बनी रहे और मिसेस चौधरी और गुप्ता गर्दन तान कर चल सकें कि चंद्रा साहेब पीजी कॉलेज के अध्यक्ष और प्रबंधक हैं, उनका अहम तुष्ट होता रहे। फिर और फ़ायदे कम हैं क्या। शशि अंकल पर आरोप की उंगली उठाने वाले ये लोग कितनी चालाकी से काम कर रहे हैं। नौकर चाकर, गाड़ी का पेट्रोल सब यहीं के खातों में तो फिट होता है। एक भी चपरासी बाबू इनकी मर्जी के बगैर अपॉइंट नहीं हो सकता। शशि अंकल के समय में सारी नियुक्तियां अकेले दीपा दी करती थीं। सुनते हैं प्रबंधक गुप्ता इन अपॉइंटमेंट्स में खूब पैसा खा रहे हैं। अध्यक्षा भी तो कोई कम नहीं, हिसाब किताब फिट है। कोई एक अकेला यही विद्यालय थोड़ी है इनकी किटी में। न जाने कितनी संस्थाओं से जुड़े हैं ये अध्यक्षा और प्रबंधक। एक की चांद पर दूसरे का रजिस्टर भरता है। इस विद्यालय की अध्यक्षता भी तो इनके समाज सेवा के खाते में ही भरी जाती है। वाह रे सोशल वर्क। समाज सेवा की इन्हीं गिनतियों के चलते न जाने कितनी सरकारी समितियों के माननीय सदस्या बनी बैठी हैं। सुना है पद्मश्री बटोरने के चक्कर में हैं, एड़ी चोटी का जुगाड़ कर रही हैं। मिल भी जाएगी किसी दिन। हैं तो वे मिसेस श्याम कुमार संघी, पद्मश्री नीना संघी, बड़ी भारी चाइल्ड वेलफेयर वर्कर। यश और आंटी के साथ एक बार उनके घर गए थे। ठिठुरते जाड़े में एक 12-13 साल का बच्चा एक जर्जर सा स्वेटर पहने नंगे पैर चाय नाश्ता पहुंचा रहा था। कभी कभी बड़ी वितृष्णा होती है इन जैसे समाज सेवियों को देखकर, पर क्या करूंगी इस क्रोध को पाल पोस कर। केतकी कहती थी कि हमें अपना गुस्सा जिंदा रखना सीखना चाहिए, पर फ़ायदा, जो क्रोध प्रतिशोध का कोई रास्ता ना निकाल सके, अपने आसपास और समाज में कोई बेहतर बदलाव ना ला सके, वो एकदम वेस्ट इमोशन है। सोचती हूँ अपने को क्या करना है, बेवजह ही इतना सोच कर अपना दिमाग ख़राब करती रहती हूँ। वैसे ही कोई कम क्लेश है, पर हर तरफ से आंखें बंद कर लेना इतना आसान है क्या। गांधी जी ने कहा था कि बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो, पर आँख, कान और जुबान बंद कर लेने से जो कुछ हो रहा है वो अघटित तो नहीं हो जाता। वो घटता भी है और मन की आंखों से दिखता भी है। फिर मन में टीस तो उठेगी ही और दिमाग में गुस्सा भी भरेगा ही। हर समय महसूस होता रहता है जैसे कि कुछ बहुत ही अपना पराए हाथों में चला गया, छल और बल से। ये कॉलेज तो पूरी तरह से हमारा था, ये पराए लोग इसके मालिक कैसे बन बैठे। मन में हुक उठती है जैसे कुछ छिन गया हो, पर हम सब कर ही क्या सकते हैं। हम तो इस फैक्ट्री में एक पुर्जा मात्र ही तो हैं, एक जीवित पुर्जा, ऐसा पुर्जा जिसे कभी भी किसी भी तरीके से किसी से भी रिप्लेस किया जा सकता है। इतने पुर्जे हट गए इस फैक्ट्री में से, पर ये तो चल रही है। अपने अंतरंग साथियों में से तो बस मैं और मानसी ही रह गए हैं, समय के श्राप से ग्रस्त। मानसी भी तो मुझसे कई साल पहले रिटायर हो जाएंगी, फिर कैसे रहूँगी यहाँ। पर इतना सोचना क्या, इतने लोगों के जाने पर भी आके रह ही रहे हैं, वैसे ही रहेंगे। दुख और अकेलापन ही तो है, थोड़ा और ज़्यादा सही। कॉलेज के मेन गेट से अंदर आकर डिग्री सेक्शन की तरफ बढ़ने लगी तो अनायास निगाहें प्रिंसिपल रूम की तरफ मुड़ गईं। मेज के उस पार रखी लेदर की बड़ी सी कुर्सी इस समय खाली पड़ी है। लगता है दमयंती अरोड़ा अभी नहीं आई हैं या फिर कहीं गई होंगी। रोज़ ही तो आते हैं यहाँ, हर दिन इसी रास्ते से तो गुजरना होता है, और हर बार ना चाहते हुए भी नज़रें उस कमरे की तरफ मुड़ जाती हैं। हमेशा उस कमरे को देखकर मन में खालीपन भरने लगता है। फिर आज तो न जाने कैसा लग रहा है, जैसे सब एक बारगी नए सिरे से फिर से उजड़ गया हो, जैसे बरसों बाद किसी बहुत पहले वीरान हो गई जगह से गुजर रही हूँ। सोचकर अजब लगता है, बरसों बाद की तरह बहुत कुछ बीत जाने वाला, दिल और दिमाग को मथने वाला ये एहसास। मैं तो रोज़ ही आती हूँ यहाँ, रोज़ इसी रास्ते से जाती भी हूँ, बस कल ही तो नहीं आई थी। 48 घंटों में ही लग रहा है जैसे आज बरसों बाद यहाँ आई हूँ, जैसे मैं भी तो यहाँ से पूरी तरह उखड़ चुकी हूँ, इस कॉलेज से, यहाँ की आबो हवा से,
यहाँ बीतने वाले काल के इस खंड से। सामने बने डिग्री विभाग के पहले दाहिने हाथ को बना बड़ा सा पवेलियन, जिसे चारों तरफ से कवर करके मेकशिफ्ट ऑडिटोरियम बना दिया गया है। दीपा दी के कहने पर राम साहे जी ने इसे कवर करवाया था। तब से कॉलेज में हर सेक्शन के छोटे मोटे कार्यक्रम इसी में मना लिए जाते हैं। अब हर कार्यक्रम के लिए उतनी दूर मेन ऑडिटोरियम तक की दौड़ नहीं करनी होती। चारों तरफ कल के फंक्शन के अवशेष अभी भी बिखरे हुए हैं। आड़ी तिरछी पड़ी हुई कुर्सियाँ, बंधनवारों से टूटकर गिरी हुई फूलों की लड़ियाँ, आगे की कुर्सियों के सामने पड़ी हुई मेज़ें और उनके नीचे बिछे हुए गलीचे। रैपिंग पेपर्स के कुछ टुकड़े भी इधर उधर बिखरे हुए हैं। शायद स्टूडेंट्स ने टीचर्स को गिफ्ट दी होंगी, जिन्हें यहीं पर खोलकर देखा गया है। मेरा मन एकदम से उचाट होने लग गया था। लगा था आज मैं कुछ काम नहीं कर पाऊंगी, मुझसे नहीं पढ़ाया जाएगा अभी कुछ दिन। लगा था जैसे मन प्राण सब शिथिल होने लगे हों और मैं अंदर की तरफ बढ़ने के बजाय बाहर की तरफ पलट ली थी। सोचा था कम से कम 10-15 दिन की छुट्टी ले लूँगी। मानसी अपनी बेटी की डिलीवरी के लिए यूएस गई हुई है। अब कुछ ही दिनों में लौटने वाली होगी। जब आएंगी तभी आऊँगी मैं भी। दमयंती अरोड़ा से अपनी छुट्टी की बात करना बहुत ज़रूरी है और मैं प्रिंसिपल रूम के बाहर आकर खड़ी हो गई थी। जिस जगह मैं खड़ी हूँ वो बरामदे के अंत में एक तिरछा कोना है, थोड़ा धुंधलके में सिमटा हुआ। वहाँ खड़े होकर मैं दमयंती अरोड़ा के प्रिंसिपल रूम में लौटने का इंतज़ार करने लगी थी। धूप के बड़े बड़े खंडों में पसरा एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक का बड़ा सा बरामदा, दूर दूर पर बने थमले और उन थमलों के नीचे परछाई की तिरछी रेखाएं। दूर पर साइंस का एक ब्लॉक और बन रहा है। इसके अलावा कॉमर्स फैकल्टी की बिल्डिंग में एक मंजिल और बनाई जा रही है। बड़े स्तर पर कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। कैसी स्पंदन युक्त संस्था थी ये, जिंदा धड़कनों में धड़कती हुई। दमयंती, मिसेस चौधरी और गुप्ता ने तो इसे इमारतों में बदल कर रख दिया। अंधेरे की उन रेखाओं के बीच बीच में धूप के बड़े बड़े चमकते टुकड़े। तभी बरामदे के अंत में दमयंती अरोड़ा, मिसेस चौधरी और गुप्ता दिखे थे। शायद वे लोग राउंड लेकर लौट रहे हैं। धूप के उन झिलमिलाते खंडों पर बनती और आगे बढ़ती उनकी बहुत लंबी दानवीय सी परछाइयाँ और उनके आगे बढ़ते कदम, जैसे पैरों से रौंदे जाते यादों के बिंब। अचानक कॉलेज में अपना पहला दिन आंखों के आगे घूमने लगता है। जब मैं यहाँ नौकरी करने के लिए पहले दिन आई थी और मंत्रबिद्ध सी काफ़ी लंबे क्षणों के लिए प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर इसी जगह खड़े होकर इस कॉरिडोर को निहारती रही थी। बाएं हाथ को बने कमरे के भीतर लेदर की बड़ी सी कुर्सी पर बैठी कोमल सी दीपा दी जैसे पूरी दिखाई ही न दे रही हूँ। उस याद से आंखों में पानी भरने लगता है। इस एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक के पीछे बाएं हाथ को आर्ट्स फैकल्टी की बड़ी सी बिल्डिंग बनी हुई है, जिसे मुख्य भवन ने छिपा कर रखा हुआ है। मैं उसी कोने में चुपचाप खड़ी रही थी। तभी माला गुप्ता और नीना आते हुए दिखे। मुझे देखकर दोनों रुक गए थे। अरे अंबिका दी, आप कल आई क्यों नहीं थी? नीना ने पूछा था। बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम हुआ था। फ्रेशर्स ने वेस्टर्न और इंडियन म्यूज़िक के फ्यूज़न पर दोनों तरह के डांस का प्रोग्राम दिया था। बहुत ही अच्छा किया, एकदम प्रोफेशनल परफेक्शन के साथ, माला ने बताया था। पर दीदी आप क्यों नहीं आई थी? नीना ने अपना सवाल दोहराया था। मैंने उसकी तरफ देखा था। जवाब मुंह तक आया था तभी लगा था कि क्या करूंगी उसे बताकर। ये दोनों तो दीपा दी को जानती तक नहीं। कॉलेज में दोनों ही पिछले साल ही तो आई हैं। इन दोनों को कुछ पता नहीं। मतलब पिछले दिन स्टाफ में उस बारे में कोई बात भी नहीं हुई क्या? शायद वैसा कोई प्रसंग ही नहीं आया होगा, या फंक्शन की हबड़ तबड़ में साथ बैठना ही नहीं हुआ होगा। तब भी वे दोनों फिर से फ्यूज़न डांस के बारे में बात करने लगी थीं। मुझे अजीब लगा था सोचकर। यहाँ विद्यालय के मंच पर पाश्चात्य और भारतीय संगीत पर नाचते थिरकते बच्चे और वहाँ दीपा दी की देह को अग्नि दी जा रही थी। वही समय तो रहा होगा। मुझे वहाँ खड़ा देखकर कुछ और लोग भी रुक गए थे। अंबिका, क्या हुआ था दीपा दी को? अभी कुछ दिन पहले ही तो एक शादी में मिली थी, एकदम ठीक लग रही थी, रूपाली बत्रा ने कहा था। तुम गई थी उनके घर? अंजलि ने पूछा था। हमने भी सोचा था कि शाम को जाएं उनके घर, पर वहाँ में कोई तो पहचानता नहीं, क्या करते जाकर, किससे मिलते वहाँ? रूपाली ने जैसे सफाई दी थी। वैसे भी दीपा दी ने शादी तो की नहीं थी, किसी और ने टिप्पणी की थी। वो तो अपने भाई के साथ रहती थी। रूपाली ने बात पूरी की थी।
दमयंती अरोड़ा को कमरे में जाते देखकर मैं सबको छोड़कर उधर की तरफ बढ़ ली थी। कमरे में कंधे पर कैमरा और झोला लटकाए फोटोग्राफर खड़ा है। सामने की मेज पर कल के कार्यक्रम की बहुत सारी तस्वीरें फैली हुई हैं। मुझे देखकर दमयंती अरोड़ा ने मुझे बैठने का इशारा किया था। बैठो अंबिका, उन्होंने बहुत ही कोमल स्वर में कहा था। फिर दूसरे क्षण फोटोग्राफर की तरफ देखा था। मिस्टर सेठ, प्लीज़ आप फिर आ जाइएगा, अभी थोड़ा व्यस्त हूँ। और उन्होंने सामने फैली सारी तस्वीरें एक गट्ठर में समेटकर एक किनारे पर रख दी थीं। वे कुछ क्षण तक गर्दन एक तरफ को डाले सोचती रही थीं, जैसे कुछ समझ ना पा रही हों कि कहाँ से अपनी बात शुरू करें। फिर उन्होंने मेरी तरफ देखा था। दीपा दी को क्या हो गया था अंबिका? उनके स्वर में दुख है। मेरा बात करने का मन नहीं करता, पर जवाब तो देना ही है। मुझे लगा था मेरे सीने से उठकर आंसू का एक बगुला जैसे गले में अटक गया हो, पर मैंने अपने आप को पूरी तरह से संभाल लिया था। पता नहीं, सुबह नाश्ता करके लेट गई थी, फिर उठी ही नहीं। सीधा सा सपाट स्वर, उसमें कोई उतार चढ़ाव नहीं। मैंने उनकी तरफ देखा था। मन में आया था कि ये जो मेरे सामने बैठी हैं, इनसे मेरा कोई रिश्ता नहीं। इनसे दीपा दी का भी कोई रिश्ता नहीं था। इनसे अपनी वेदना बांट कर मैं दीपा दी की याद का अपमान नहीं कर सकती थी। क्रीमेशन कल किया गया, ऑलमोस्ट 24 घंटे बाद। हाँ, उनकी बहन ने रुकने के लिए कहा था। उनके पहुंचने का इंतज़ार किया गया। गर्दन नीचे की तरफ डाले हुए दमयंती अरोड़ा बहुत देर से चुप हैं। मैं भी चुपचाप बैठी हूँ। तभी उन्होंने मेरी तरफ देखा था। लगा था उनके स्वर में आंसू तैर गए थे, जैसे माफ़ी मांग रही हूँ। मैं कल टीचर्स डे का फंक्शन नहीं कराना चाहती थी अंबिका। दीपा दी की डेथ की खबर हमें 4 तारीख को कॉलेज बंद होने से पहले मिल गई थी। वे जैसे सफाई दे रही हूँ, पर मैनेजमेंट ने छुट्टी करने की परमिशन ही नहीं दी। कह दिया गया कि केवल एक्टिव स्टाफ के निधन पर ही छुट्टी की जा सकती है। कह दिया गया कि कोई भी कार्यक्रम टाला या कैंसिल नहीं किया जाएगा। वे थोड़ी देर के लिए चुप हो गई थीं। बोली तो उनके स्वर में स्पष्ट रोष है। दीपा दी कोई साधारण स्टाफ नहीं थी। फिर भी उन्होंने अपने सिर को हताशा में हिलाया था। बाएं हाथ की तरफ मेज पर बने शेल्फ से उन्होंने अपना क्लास पर्स उठाया था। उसे खोलकर उसमें से रुमाल निकाला था। अपनी आंखों की कोरों पर रुके हुए आंसू वहीं सुखा दिए थे। छुट्टी की कौन कहे, मैं तो 2 मिनट का मौन भी नहीं करा सकी। 38 साल रहीं वे यहाँ, 22 साल प्रिंसिपल रहीं, वो भी इस सेक्शन की पहली प्रिंसिपल। और कॉलेज में एक कॉन्डोलेंस तक नहीं। कॉलेज से तुम्हारे अलावा कोई गया या नहीं? हाँ, कुछ लोग गए थे। ऑफिस से कुछ लोग क्रीमेशन ग्राउंड भी गए थे। शाम को भी कुछ टीचर्स पहुंची थीं। रोहिणी दी और मिसेस दीक्षित परसों से वहीं थीं। प्रेजेंट स्टाफ से भी कुछ लोग गए थे, कुछ नई आई टीचर्स भी। दमयंती अरोड़ा के चेहरे पर एक सुकून जैसा कुछ थोड़ी देर के लिए ठहर गया था। फिर उन्होंने थकी सी लंबी सांस ली थी। मैं कैसे जाती अंबिका? उन्होंने अजब ढंग से अटपटाते हुए कही थी ये बात। मुझे लगा था वो अपने न जा पाने के कारण बताएंगी, अपनी मजबूरी, दीपा दी के घर वालों का सामना न कर पाने की अपनी शर्म। पर वो तो जैसे अपनी अधूरी बात कहकर चुप हो गई थी, जैसे कुछ बताना चाह कर भी नहीं कह पा रही हूँ। हम दोनों ही कुछ देर के लिए चुप रहे थे। परसों से दीपा दी का चेहरा मेरी आंखों के सामने से नहीं हट रहा। उनकी आवाज़ भराने लगी थी। वे धीरे से अर्ध भरा मुस्कुराई थीं। मैंने जब कॉलेज ज्वाइन किया था तब एकदम यंग थी दीपा दी। बहुत सुंदर लगती थी, गुड़िया जैसी। डेडिकेटेड टीचर, पैशनेट अबाउट हर टीचिंग एंड पैशनेट अबाउट द कॉलेज। अपने काम के लिए वैसा ही रोमांस। वे अपना वाक्य आधा छोड़कर एकदम चुप हो गई थी और काफ़ी देर चुप ही रही थी, जैसे पुरानी यादों में खो गई हों। शायद इसीलिए शशि अंकल ने डिग्री सेक्शन के खुलने पर प्रिंसिपलशिप के लिए उन्हें चुना था। मेज के दोनों किनारों पर रखे उनके दोनों हाथ, जैसे सोचते हुए वे मेज के किनारों से खेल रही हों। उन्होंने मेरी तरफ देखा था। पहले तो कॉलेज की बिल्डिंग छोटी सी ही थी। हम सब एक ही स्टाफ रूम में बैठते थे। हर दिन ही मिलना होता था। वे धीमे से हंसी थीं। इनफैक्ट एक दिन में कई कई बार मिलना होता। तब हिंदुस्तान और पाकिस्तान की तरह साइंस और आर्ट्स की दूर दूर फैकल्टीज़ कहाँ बनी थीं। उन्होंने हताशा में अपने सिर को हिलाया था। पता ही नहीं चला कि हम लोग कब इतनी दूर चले गए। वो जैसे अपने आप से बात कर रही हों। उनकी आंखों में फिर से आंसू भरने लगे थे। कई कई दिन एक दूसरे से मिलना, एक दूसरे को देखना तक नहीं होता।
पता नहीं कैसे हम लोग साइंस वालों और आर्ट्स वालों में बंट गए थे। एक ही छत के नीचे हिंदुस्तान और पाकिस्तान। पता नहीं कैसे वे पुरानी नज़दीकियाँ दिल और दिमाग से धुल पुछ गई थीं। उनके स्वर में एक निशब्द विलाप है, एक पश्चाताप। मैंने एक बार चौंक कर दमयंती अरोड़ा की तरफ देखा था। ये वही डॉक्टर अरोड़ा हैं जो कुछ साल पहले दीपा दी की इस कुर्सी को पाने के लिए कुछ भी कर सकती थीं। सही गलत के सारे व्यवधान तोड़कर कुछ भी कर रही थीं। मैं चुप रही थी। हालांकि मेरे मन में बहुत सारे सवाल थे, बहुत सारी शिकायतें। दीपा दी के निधन के बाद से नए सिरे से फिर से जन्मा बहुत सारा क्रोध। मन आया था कि पूछूं दमयंती अरोड़ा से कि सारे रिश्ते भूल कर अपने स्वार्थ में इतना नीचे कैसे गिर सकती हैं आप। मन आया था कि ये भी पूछूं कि दीपा दी को तो 2 साल में रिटायर होना ही था, फिर उन्हें इतनी हड़बड़ी क्यों हो गई थी कि छल प्रपंच किसी भी रास्ते को अपनाने के लिए तत्पर हो गई वे। क्या कुछ समय का भी इंतज़ार नहीं किया गया उनसे? पर सवाल और शिकायतें तो अपनों से की जाती हैं। इनसे अपने मन की बात कहें या उसके मन की सुने, ऐसा कोई भी तो रिश्ता नहीं। संवाद भी अपनों से हो पाता है, हर किसी से नहीं। इसलिए मैं चुप ही रही थी। वे दुखी हैं और समान परिस्थितियों के कारण दुखी हैं, केवल इसी से तो वो अपनी नहीं बन सकती। मैं चुप हूँ, पर लगा था दमयंती अरोड़ा ने मेरा सवाल सुना था या स्वयं ही वो बात उनके मन में थी। अंबिका, आज मैं खुद नहीं समझ पाती कि वे सारे डेवलपमेंट्स क्यों और कैसे हुए। मैं वाइस प्रिंसिपल बनने की बात से खुश थी, पर मैं कब मैनेजमेंट के हाथों में प्ले करने लगी ये मैंने सोचा ही नहीं। मैं कब अचानक अपना वाक्य अधूरा छोड़कर मेरी तरफ देखने लगी थी, जैसे माफ़ी मांग रही हूँ। अपनी महत्वाकांक्षाओं से मजबूर हो गया इंसान कभी कितना दयनीय भी हो सकता है, अपनी ही निगाहों में गिरा हुआ। कुछ क्षण के लिए मुझे उन पर अजब तरह से तरस आने लगता है, पर अगले ही पल मुझे दीपा दी का अपमान याद आया था। इतना आहत होकर उनका इस कॉलेज से जाना याद आया था। उनका अकेलापन याद आया था। बिना किसी से कुछ कहे दीपा दी का यूं एकदम से चुपचाप दुनिया से चले जाना याद आया था। लगा था मैं पथराने लगी हूँ। अनजाने ही मेरी निगाह कमरे की कांच की दीवार के पार दिखते मैनेजर के कमरे पर ठहर गई थी। दरवाजे के बाहर स्टूल पर बैठी मजबूर सी नीरजा। ये तो एक छोटी सी संस्था है। न जाने कितने राज्यों और राष्ट्रों का इतिहास ऐसे मूल्यहीन समझौतों और स्वार्थी महत्वाकांक्षाओं के आघातों से आहत होता रहा है। अपनी करनी पर किया गया विलाप इतिहास और पड़ी सिलवटों को मिटा तो नहीं सकता। फिर उसका मतलब? अपनी रुग्ण आकांक्षाओं से दिग्भ्रमित अशोक का मन कलिंग के युद्ध में विनाश के उस तांडव को देख भले ही बैरागी हुआ हो और भले ही इतिहास ने उसे क्षमा भी किया हो, पर जिन्होंने उसकी रुग्ण आकांक्षाओं के कारण अपनी जान गंवाई, वे जो बीत गया वो बदला नहीं जा सकता। कोई जीवन दोबारा जिया भी नहीं जा सकता। फिर पछताने का मतलब? मैं उठकर खड़ी हो गई थी। डॉक्टर अरोड़ा, 15 दिन की छुट्टी चाह रही हूँ। आपसे उसी की परमिशन लेने आई थी। एप्लीकेशन मैं आपको लिख कर दे जाऊँगी। उन्होंने अजब सी पसीजी आंखों से मेरी तरफ देखा था। थोड़ी देर बैठो अंबिका। लगा था उनके स्वर में याचना है, जैसे कुछ देर के लिए वे मेरा साथ चाह रही हों, जैसे मेरे साथ बैठकर वो दीपा दी को याद करना चाह रही हों, जैसे अपने मन की पीड़ा मेरे साथ बांटना चाहती हों वो, या मुझे भ्रम हुआ था वैसा, पता नहीं। मेरे चेहरे पर एक कसाव भरी सूखी सी मुस्कान आ गई थी। अब जाना चाह रही हूँ। मैंने आज अटेंडेंस रजिस्टर पर दस्तखत कर दिए थे। उसे कटवा कर मेरी आज की भी छुट्टी लगवा दीजिएगा। और मैं कंधे पर पर्स डालकर दरवाजे की तरफ बढ़ गई थी। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर सुमति सक्सेना लाल जी का लिखा हुआ उपन्यास होने से ना होने तक, धारावाहिक रूप से। उम्मीद है आपको ये उपन्यास ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल्स, अगर आपने अब तक सब्सक्राइब न किए हों तो कृपया सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं अपना ये श्रम अपने चैनल्स को विस्तार देने के लिए भी करती हूँ और पुस्तकों से निकालकर हिंदी साहित्य को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हमेशा के लिए जिंदा रखने के लिए। उम्मीद है आप मेरे विचारों से सहमत होंगे कि अधिक से अधिक लोग हिंदी साहित्य की इन अनमोल रचनाओं को सुनें और अगली पीढ़ियां तक सुनती रहें। धन्यवाद।